बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूं अंजला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी और आप लोग जानते हैं कि आज ट्रांसमिशन में हमारे जो नात सेगमेंट है उसका फाइनल राउंड होने जा रहा है। नेल्सन पेंट्स के ताउन से हमने ये कॉम्पिटिशन करवाया और नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का जो कि आपको दे रहा है 25% एक्स्ट्रा कवरेज। जीतने वाले जो लोग होंगे उन्हें नेल्सन पेंट्स की तरफ से बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे और इसके साथ साथ स्टिचिंग कॉटन जो कि आपको और आपके त्योहारों को बनाता है मजीद खूबसूरत, उसकी तरफ से भी बहुत सारे तोहफे दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं जी जो हमारे जजेस हैं, उसमें रोज़ाना की तरह प्रोफेसर हाफिज़ा निसा फातिमा साहिबा हमारे साथ हैं और मारूफ नाथवा अलहाज अख्तर कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करें और प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब हमारे साथ होंगे। और आज स्पेशली हमें ज्वाइन करें इस सेगमेंट में डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब। डॉक्टर साहब, शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। आगाज़ करते हैं हमारे फाइनलिस्ट जो आज की हैं उनका तारुफ आपसे करवा दूँ जी। फर्स्ट फाइनलिस्ट हैं हमारे हमदान आसिफ, यास्मीन बतूल, अरीबा शफीक और बिलाल अकबर। ये वो फाइनलिस्ट हैं जिन्होंने जजेस की राय से आगे गए और बाद में जो दो एक्स्ट्रा फाइनलिस्ट हमने इसमें इंक्लूड किए हैं वो हैं हसनैन अजहर और दुआ कामरान। जजेस की राय पर और जज एक्सपर्ट्स की राय पर हमने इन दो बच्चों को भी आज शामिल किया है। सबसे पहले जी मैं दावा देती हूँ हसनैन अजहर, आप आइए प्लीज़ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज़ कीजिए, फिर जजेस की राय की तरफ हम बढ़ते हैं। जी हसनैन, बिस्मिल्लाह। ऐसा कोई इंतज़ाम हो इंतज़ाम हो जाए। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, नजर से चूम लूं एक बार सबसे को बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर तो काम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम
सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। माशाल्लाह हसनैन, सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम आपने पढ़ा। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो जजेस से इस पर राय लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हसनैन अज़हर ने बहुत प्यारी नात पढ़ी और सबसे पहले जजेस से उस पर राय ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहबा, आपसे ही आगाज़ कर लें। हाँ जी बेटे, बहुत अच्छे कलाम का इंतखाब किया, लेकिन आपने एक से ज़्यादा अशार पढ़े, एक हाँ। शेर पढ़ना था। और एक बात और कि आप जब आप ऊपर वाले नोट पर गए तो आपकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी, तो थोड़ी सी इस पे तवज्जो दें। अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए। आमीन। कुरैशी साहब। जी माशाल्लाह, बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा और शबीर रहमानी, सैयद शबीर रहमानी का कलाम था। और इसने उस जो पढ़ा ना, एक शेर जो पढ़ा उसमें अजाफी बात भी जी की, जी जी, और रिपीट शेर किया। को दोबारा फिर, लेकिन पूरा आया है ओवरऑल अच्छा था। इज्तिमा। हाँ, अच्छा आया, अच्छा। अल्लाह ताला इसको और हिम्मत दे। प्रोफेसर साहब। जी माशाल्लाह, अदायगी के लिहाज से तो बच्चे ने अच्छी कोशिश की है। बस मेरा तो एक ख़ास एक पॉइंट है कि यहाँ पर नात के कंपटीशन के अंदर कलाम जो है ना, वो दुआइया और इल्तिजाइया कलाम नहीं, बल्कि वो कलाम होना चाहिए जो प्योर नात पर। जी हाँ, उसकी डेफिनेशन पे पूरा उतरते हो। वो नात ये कलाम जो है ना, इसमें जी। बेशक हज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु औसाफ का अलैहि तज़किरा वसल्लम। हो जाता है, लेकिन ये अपनी इल्तिजा और दुआ के अंदाज में ये कंपटीशन के लिए हाँ मुनासिब हाँ, नहीं। ठीक है। वैसे ओवरऑल अच्छा था। जी, अगले नात को हमारे पास हैं हमदान आसिफ साहब। हमदान साहब, प्लीज़ आप आइए। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत, मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। माशाल्लाह हमदान। प्रोफेसर साहबा, क्या कहेंगी? जी बेटे, कलाम बहुत खूबसूरत है। आपने कोशिश अच्छी की है, थोड़ा तेज़ पढ़ा है और सुर भी उस तरह, उसकी जो जगह थी वो सही नहीं ली, तो कोशिश जारी रखें। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। कुरैशी साहब, मुझे लगता है पहले हमदान ने ज़्यादा, इससे पहले जो राउंड था उसमें ज़्यादा अच्छा पढ़ा था। हाँ जी, ऐसे ही है जो इसने बेटे शुरू में ये पढ़ा। आराम से पढ़ते ना, ये हाँ। सब तुम्हारा करम है आका, जो बातें अब तक बनी हुई है, ये बात। ये नोट था, ठीक है। प्रोफेसर साहब। जी वही है कि बच्चे ने वो स्टार्ट पे ही ज़रा धीमा लिया है
हैं, और उसके बाद जो है ना वो आवाज़ का ज़ेरो बम जो है ना वो पूरा बना नहीं सका। तो वो राउंड में इसने अच्छी जी हाँ, पहले वाले ज़्यादा और अच्छा पढ़ा था। पिछले कंपटीशन में जो बिल्कुल। सेमीफाइनल वाला था उसमें अच्छा इसने पढ़ाया। अब जो है ना वो अपने मेयार को बरकरार नहीं रख जी सका। जी ठीक है। अगली नात ख्वान जी यास्मीन बतूल हमारे साथ हैं। यास्मीन आप आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो भी मांगू मुझे वो दर जाए कबूल मिले। मैं जो भी मांगू मुझे वो दर जाए कबूल मिले। मेरी दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले। मेरी दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले। मैं जो भी मांगू मुझे वो सदकाए बतूल मिले। गमे रसूल से भरकर नहीं खुशी कोई। गमे रसूल से भरकर नहीं खुशी कोई। वो खुश नसीब है जिसको गमे रसूल मिले। वो खुश नसीब है जिसको गमे रसूल मिले। मेरी दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले। मैं जो भी मांगू मुझे वो सदकाए रसूल मिले। माशाल्लाह यास्मीन। प्रोफेसर साहिबा। जी माशाल्लाह बेटे, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन वही मसला है कि अल्फाज क्लियर नहीं है। जैसे आपने दर्जा कहा वो क्लियर नहीं था। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लफ्ज़ हैं जो सुर के साथ क्लियर नहीं समझ आ रहे कि आप क्या कह रही हैं, और बाज़ जगह पे बहुत सुर को नीचे ले गई हैं और एक जैसा लग रहा है। तो थोड़ा सा इस पर तवज्जो दें कि ऊपर वाले नोट किस तरह लेने हैं, नीचे वाले किस तरह। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। आमीन। कुरैशी साहब, लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से यास्मीन का यही आपने शेर को भी उल्टा कर दिया। असल बात थी मेरी दुआओं को वो दर्जा कबूल मिले। जी हाँ, जी हाँ, कि मैं जो भी मांगूं मुझे सदका बतूल मिले। जी हाँ, जी हाँ। ये है शेर। आपने मैं जो भी मांगूं, आपने जो भी मांगा पहले और वास्ता पहले बाद में दिया। हाँ, तो नहीं जो शेर अच्छा। शायर जो है ना वो हाँ, वो जो लिखता है वो उस पर ही अमल करना चाहिए। आवाज़ बहुत अच्छी है, और बाजी ने जो जिस तरह कहा कि एक जगह थोड़ा सा ठीक है। मिला कुछ, आप उसको बाद में बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आप तरक्की करेंगे माशाअल्लाह। इंशाल्लाह। आमीन। प्रोफेसर साहब।
जी वही पहले वाले बच्चे वाले कमेंट यहाँ पर ही हैं कि बच्ची ने सेमीफाइनल में बेहतर पढ़ा। जी आज जो है ना बिल्कुल, वो आज मुझे लगता है बच्चे कंफ्यूज हो गए ज़्यादा हाँ, कि पता थोड़े नहीं नर्वस हुए हुए इस तरह की हैं। बात पहले बन गई सबने है। ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। हाँ, और दूसरा वो वही फिर कलाम वाली बात भी है कि वही दुआया ये कलाम है नात वाला, तो उसमें वो एक सिलेक्शन टच आया थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए जी, अगली नातवा अरीबा शफीक हमारे साथ हैं। अरीबा प्लीज़ आप आइए। डॉक्टर साहब फिर आपसे मजमूई तौर पर मैं आपकी राय लेती हूँ। अभी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर चीज़ को, फिर इंशाल्लाह आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। जी अरीबा। जी शुरू करें। जी जी जैसे आप इजी हैं। तेरी निगाह से ज़र्रे भी महरोमा बने, गदाए बे सरो सामा जहाँ पना बने, तेरी निगाह से जहाँ से वो गुजरे, ठहरे से वो गुजरे, जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागा बने, तेरी निगाह से। माशाल्लाह अरीबा। प्रोफेसर साहिबा। माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत खूबसूरती के साथ अदा की और अल्फाज का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। अल्लाह ताला मज़ीद आवाज़ में बरकतें अता फ़रमाए, अक़ीदत अता फ़रमाए। आमीन। कुरैशी साहब। बहुत अच्छी माशाल्लाह। ये प्रोफेसर साहब कह रहे थे ना, ये नात है हाँ जिसको नात कहते हैं, जी हाँ। और बहुत अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला आपको और अच्छा पढ़ने की आमीन तौफीक दे। आमीन इंशाल्लाह। प्रोफेसर साहब। जी माशाल्लाह, कलाम का इंतखाब भी बेमिसाल, बच्ची की अदायगी भी बेमिसाल, जी हाँ। और बच्ची का एतमाद जो है, खुद हाँ, एतमाद confidence ज़्यादा, बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला बच्ची के लिए मज़ीद बरकतें अता आमीन जी। अगली नातवा हमारे पास हैं बिलाल अकबर साहब। बिलाल प्लीज़ आप आइए। बिस्मिल्लाह। शुरू करें। आपका सदका है दुनिया
जिंदगी है आपसे वुसअते को नो मकाम में रोशनी है आपसे आपका सदका है दुनिया आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी आपसे सूरज भी लेता है मताए रोशनी चांद के बेहिस बदन में चांदनी है आपसे आपका सदका है दुनिया। माशाल्लाह बिलाल। प्रोफेसर साहिबा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे। गुजारिश थी, आपने उतनी कोशिश नहीं की। अच्छा 100% नहीं दिया आपको लगता है? हाँ जी। ओके कुरैशी साहब जी मेरा ख्याल है इन्होंने ज़्यादा रिहर्सल की है, ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा कर ली है। प्रैक्टिस ज़्यादा की है और नात और बहुत अच्छी नात और अच्छी आवाज़ अपनी तरफ से इन्होंने नात में शामिल होने की है, लेकिन कोशिश 100% की है, लेकिन आउटपुट शायद वो 100% नहीं दे सके, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब जी बच्चे की आवाज़ ठीक थी, बच्चे ने अदायगी भी बड़े अच्छे अंदाज से की है। बस यही कि स्टार्ट में बिल्कुल जिस वक्त इब्तदाई मिसरा पढ़ रहा था तो उस मिसरे के अल्फाज गैर वाज़े महसूस हो रहे थे। अच्छा ठीक। तो इब्तदा से ही आप अपने रिदम में आए तो तब जो है ना दो अशार के अंदर आप अपनी सलाहियतों का ठीक इज़हार कर है सकते ठीक है। नाज़रीन अब कुछ देर में जो है फाइनल जो बच्चा जो इस कंपटीशन का विनर है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। जजेस अपने रिजल्ट अभी कंपाइल करें, हम छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। रिजल्ट जो है हमारे कंपाइल हो चुके हैं और सारे कंटेस्टेंट जो फाइनल हैं वो हमारे साथ हैं। बच्चों से पहले थोड़ी सी बात करती हूँ कि उन्हें क्या लगता है। सबसे पहले माइक पकड़ें, क्या लगता है जी कौन जीत रहा है आज? अरीबा आप ही जीत रही हैं, पहले ही सरेंडर कर दिया आपने। अच्छा जी बिलाल को बता दीजिए माइक ज़रा। जिसने अच्छा पढ़ा होगा। जिसने अच्छा पढ़ा होगा। पढ़ा सबने अच्छा है। जजेस हमारे कहते हैं अकीदत एहतराम मेहनत के सबके पूरे मार्क्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली कंपटीशन है तो किसी एक ने आगे जाना है। माइक आगे फॉरवर्ड करें जी, आपको क्या लगता है कौन जीत रहे हैं? अरीबा आप ही। सारे कमेंट्स जो है ना वोट आज अरीबा आप ही की तरफ है। अरीबा खुद क्या कहती हैं कुरैशी साहब? अरीबा आपको क्या लग रहा है? यहाँ के हर कोई अपना बेस्ट देता है, लेकिन असल जीत यही है कि जिस बारगाह में पढ़े हैं वहाँ को भूलें। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बात, बिल्कुल ऐसे है। यास्मीन? जी मुझे भी अरीबा पे बस लगती हैं। चले बच्चों ने वैसे खुद फैसला सुना दिया, मैं जजेस का फैसला भी सुनाती हूँ। थर्ड पोजीशन हासिल किए जी हसनैन अजहर ने और उन्होंने हासिल किए 26.7 मार्क्स। और सेकंड पे हमारे साथ हैं जी बिलाल अकबर। बिलाल ने हासिल किए सेकंड पोजीशन और इसके साथ फर्स्ट पर जो है वो
अरीबा है। अरीबा कंग्रेचुलेशंस। और बाकी जो बच्चे हैं इसके अलावा यास्मीन और हमदान, आप दोनों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, अप्रिशिएट किया, आपके पूरे मार्क्स हैं, बल्कि तमाम बच्चों के, क्योंकि मेहनत, अकीदत और जिस बारगाह में पढ़ा है वहाँ पे कबूलियत हो रही है, तो इट मीन्स कि आप सब भी जो हैं वो विनर्स हैं। अच्छा जी, इनामात जो आपको मिलेंगे बच्चों को वो मैं ज़रा शेयर कर दूँ। फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाली अरीबा जो है उनको मिलेगी वॉशिंग मशीन, डिनर सेट और स्टिचिंग कॉटन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी उनके साथ जाएगा। सेकंड पोजीशन हासिल किए बिलाल ने, बिलाल को भी नेल्सन पेंट्स की तरफ से वॉशिंग मशीन, नेल्सन गिफ्ट हैम्पर और स्टिचिंग कॉटन का गिफ्ट हैम्पर इनके साथ जाएगा। और थर्ड पोजीशन हासिल किए हसनैन ने, इनके साथ जी वॉशिंग मशीन और स्टिचिंग कॉटन का गिफ्ट हैम्पर जा रहा है। और साथ साथ यास्मीन और हमदान, आप दोनों भी खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपके साथ डिनर सेट और स्टिचिंग कॉटन का गिफ्ट हैम्पर जा रहा है। अच्छा, मैं मजमूई तौर पर जो है डॉक्टर साहब आपका कमेंट लेना चाहूँगी इस कॉम्पिटिशन के हवाले से, क्या कहेंगे आप, क्या ऑब्जर्वेशन रही है आपकी? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। मैं डे 1 से आपका जो ये ट्रांसमिशन है उसे देख रहा हूँ और सारे बच्चों को मैंने सुना, और मुझे, मेरे लिए ये बात बड़ी काबिले इत्मीनान है कि यहाँ आने वाले सारे बच्चों ने एक बेहतरीन जो उनका हो सकता था वो देने की कोशिश की, और यकीनन इन जैसे जय्यद जजेस के सामने या असातिज़ा के सामने यानी पढ़ लेना ही आज खुद एक बहुत बड़ी खुशनसीबी और सआदत की बात है। बिल्कुल, यानी अख्तर कुरैशी साहब एक नात के एक अहद का नाम है पूरे, तो इनके सामने पढ़ना ये शायद इस वक्त इन बच्चों के लिए इतना ज़्यादा इनकी नज़र में इतना उसकी अहमियत ना हो, लेकिन जब ये थोड़े बालिग होंगे, कुछ और आगे ज़िंदगी में बढ़ेंगे, तो इन्हें अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म था। और मैं बड़ा, मेरा दिल ठंडा है, और मैं GNN की सारी इंतज़ामिया को, चट्टा साहब को, जुनैद सलीम साहब को, हमारे जो यहाँ के प्रोड्यूसर हैं मखदूम अतर साहब, शाहिदा, आप, पूरी टीम जो है, जिस अंदाज में मैं आपको देख रहा था कि आप मोहब्बत से इसका एहतमाम कर रहे हैं, और बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपने किया है। और मैं जब इन बच्चों को नात पढ़ते हुए सुन रहा था तो मेरे दिल से एक आवाज़ आ रही थी कि मैं कर रहा हूँ तेरी चश्मे नम से अंदाज़ा कि आने वाले ज़माने बहुत हंसी होंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़, नात का ये सफ़र जो है हुज़ूर से अकीदत और मोहब्बत का सफ़र ऐसे ही जारी रहेगा, और अगले बरसों में GNN और इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म बहुत सारे नए नात खानों को लाएंगे, और हमें और ज़्यादा अच्छी आवाज़ों में नात सुनने का मौका मिलेगा। मैं जजेस का स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, प्रोफेसर हाफिज़ा अनीसा फ़ातिमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके टाइम का, और इतना सारा हमें सिखाने के लिए। और इसके साथ साथ अलहाज अख्तर कुरैशी साहब, मारूफ नातख़्वां, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया, आपके इल्म से हम सब मुस्तफ़ीद हुए हैं। और प्रोफेसर नजमुद्दीन साहब ने भी हमें इतना वक्त दिया, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का भी। और सारे जजेस जो हैं उनकी इल्म से, उनके नॉलेज से, उनसे हमने कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश की है। और डॉक्टर साहब, आज स्पेशली आपने हमें ज्वाइन किया, इंशाल्लाह आप आगे भी हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया। बच्चों को स्पेशल कंग्रेचुलेशंस, अरीबा बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और बिलाल आपको भी कंग्रेचुलेशंस, साथ साथ हसनैन, यास्मीन और हमदान, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, हम छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में चलेंगे, महविश हमारे साथ हैं। महविश आपके पास मैं ब्रेक के बाद आती हूँ, और फिर हम आपसे बात करते हैं कि इफ्तार में हमारा क्या मेन्यू रेडी हो रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है कि इस्लामी तालीम की क्या अहमियत है। पहला सेगमेंट हमारा हो चुका है नात कंपटीशन के हवाले से था, अब हम इंशाल्लाह बाकायदा अपने मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक दफ़ा किचन की सूरत हाल देख लेते हैं, क्योंकि इफ्तारी भी बहुत ज़रूरी है, इफ्तारी के बगैर रोज़े का कोई तसव्वुर नहीं है। पहले एक दफ़ा किचन चले जाते हैं और किचन में देखते हैं कि महविश क्या तैयारियाँ करें, उसके बाद हम डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, क्या इफ्तार में बना रहे हैं आज? आज हम इफ्तार में बना रहे हैं स्पिनच पास्ता, और उसी के साथ साथ हम बना रहे हैं खजूर सवैयाँ, और जो हमारा ड्रिंक है वो है सरदाई, बिल्कुल ठंडी, क्योंकि आजकल रोज़ों में थोड़ी सी गर्मी, वैसे मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है, तो उसके लिए मैं बना रही हूँ सरदाई। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो मैंने अभी कुछ चीज़ें हाफ डन कर ली हुई हैं, जिसमें मैंने जो चिकन यूज़ किया है वो यूज़ किया है सबरोसो का। मैं ज़रा इसका फ्लेम ऑन कर दूँ। अच्छी खुशबू आ रही थी थ्रू आउट सेगमेंट। बिल्कुल, इसमें मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने स्पिनच पास्ता है इसमें मैंने यूज़ किया है पालक है 1 कप, इसको वॉश करके बॉईल करके मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। उसी के साथ साथ मैंने जो इसमें चिकन यूज़ किया है वो चिकन यूज़ किया मैंने सबरोसो का बोनलेस, इसको मैंने स्ट्रिप कटिंग में कट कर लिया है। इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट ऐड किया है और डालडा कुकिंग ऑयल इसमें मैंने ऐड किया, क्योंकि मुझे सबसे पहले इसको ऐड करना था। जहाँ माम था वहाँ डालडा, और 80 साल का माओ का एतमाद है डालडा के ऊपर, और
हम सबका भी एतमाद है डालडा के ऊपर। जी, और तो पहले रोजे से डालडा ने बहुत अच्छी ऑफर भी दी हुई है। बिल्कुल 250 रुपए की 250 बचत रुपए की है, बचत और है। ईद से पहले आपको ईदी मिल गई है। तो हमने जो है ये चिकन जो है इसमें अच्छे से कुक कर लिया है, इसमें हमने पालक भी डाल दिया है, इसमें हमने टमाटो पेस्ट भी डाल दिया। उसी के साथ साथ अब हम डालेंगे ऑल पर्पस की क्रीम डालेंगे, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है, और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत रिच आता है, और इतनी अच्छी इसकी थिकनेस हो जाती है, इसकी इतनी अच्छी प्यूरी बन जाती है कि फिर उसके बाद आपको किसी और चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं और पड़ती। समटाइम्स ऐसा होता है कोई और क्रीम अगर हम दूसरी इस्तेमाल करते हैं ना, उससे अगर थोड़ी सी ज़्यादा वो कुक हो जाए जी, तो बिल्कुल। टेक्सचर वो चेंज कर टेक्सचर देती है चेंज हो खाने जाए, का, लेकिन लेकिन ऑल पर्पस की क्रीम में इस तरह का नहीं होता नहीं होता। और उसी के साथ साथ हम बना रहे हैं खजूर सवैयाँ। इसके अंदर जो मैंने सवैयाँ हैं उसको मैंने अच्छे से भून लिया था डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर, और उसी में मैंने ऐड कर दिया है ऑल पर्पस का दूध। ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी। और जो बाकी दूध है उसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप खजूरें थी, उनको सीडलेस करके उसको मैंने ब्लेंडर में डाला, थोड़ी सी मैंने इलायची डाली, और डालने के बाद उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया। और आप ये देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल भी शुगर हम ऐड नहीं करेंगे, इसमें जो भी मीठा होगा वो खजूरों से ही होगा। और उसके बाद साथ साथ हम इसमें खोया भी ऐड करेंगे, और उसी के साथ साथ जो नट्स हैं उसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। और सरदाई के बारे में भी आपको बताती चलूँ, उसमें मैंने 3 तरह के नट्स लिए हैं, अखरोट है, पिस्ता है, बादाम है, उसी के साथ चारों मगज़ हैं, खशखाश है और इलायची है, और इसको मीठा करने के लिए मैंने डाली है मिश्री। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके भिगो के रख लिया है। इन सबको हम ऑल पर्पस दूध के अंदर अच्छे से ब्लेंड करेंगे और बर्फ़ डाल के इसको सर्व तो करेंगे। फिर आगे जो वेदर आ रहा है ना, उसमें इस तरह की ड्रिंक जो है वो बहुत ही करामत साबित होती है। बहुत। ऐसे ही है कि इसमें नट्स का इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है, तो इसका ज़रूर इस्तेमाल करें आप लोग। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले कुरैशी साहब अभी हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ ही आप रहेगा। कुरैशी साहब प्लीज़ बिस्मिल्लाह कीजिए। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और ना दे, अपनी तमन्ना दे दे, मुझको कुछ और ना दे। मैं से राज के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे राज के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम शायगिए गुंबदे खजरा दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज ट्रांसमिशन में हमारा मौजू है इस्लाम में इल्म हासिल करने की क्या अहमियत है। दीन इस्लाम में इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ करार दिया गया है। हदीस मुबारका में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ बनाया गया है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि इल्म हासिल करना हर शख्स की बुनियादी जिम्मेदारी भी बनती है। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह मुजादला में कि अल्लाह ताला रोज़ क़यामत उन लोगों के दर्जात बुलंद करेगा जो ईमान लेकर आए और जिन्हें इल्म दिया गया है। तो ये इससे वाज़ेह होता है कि इल्म हासिल करना सिर्फ दुनियावी तरक्की के लिए नहीं बल्कि आखिरी ज़िंदगी में भी, जो आखिरत में ज़िंदगी शुरू होनी है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और दौर हाजिर में इल्म हासिल करने के क्या तकाज़े हैं, क्या हम वो तकाज़े पूरे कर रहे हैं या नहीं। और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जैसी किताब की जो पहली वही नाजिल होती है उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। तो हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि आज क्या हम इल्म हासिल करने के वो तमाम तकाज़े पूरे कर पा रहे हैं क्या नहीं। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब, आगाज़ ट्रांसमिशन से हमारे साथ मौजूद हैं। और अभी हमें ज्वाइन किया जी डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी साहब ने, पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का। और नाथवा हमारे साथ होंगे जी नदीम इकबाल बाहू साहब, आपकी जाने भी बढ़ेंगे और कलाम आपसे सुनेंगे। लेकिन पहले नाज़रीन मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत ही वसी टॉपिक है। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में आप बता दीजिए कि इल्म हासिल करना किस हद तक फ़र्ज़ करार दिया गया। इसमें रब्बे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और यकीनन ये उन्वान इतना जामे और इतना वसी है कि इस पर कई नशिस्तें जो हैं वो गुफ्तगू की रखी जा सकती हैं। बस आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि परवरदिगार आलम ने मखलूक की तरफ जो अपना आखिरी कलाम भेजा, आखिरी और हतमी जामे कलाम कुरान हकीम की शक्ल में जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किया, तो पहला लफ्ज़ ही गोया सारी उम्मत के लिए और बाद के ज़मानों के सारे इंसानों के लिए एक हिदायतनामा है कि परवरदिगार आलम का अब बंदों से क्या तकाजा है। यानी मैं ये समझता हूँ कि इस वही के अल्फाज भी हैं और हकीकत में ज़ाहिरन तो ये सरकार दो आलम से मुखातिब होकर कहा जा रहा है, लेकिन हकीकत में आपके सारे मानने वालों और आपके बाद आने वाले सारे ज़मानों के इंसानों को अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है कि अब अगर कोई शख्स अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है, हकीकी फ़लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है, इस ज़िंदगी या उस ज़िंदगी की कामयाबी को अपनी ज़िंदगी का और अपने मुकद्दर करना चाहता है, तो उसका आगाज़ कहाँ से होगा? पढ़ने से होगा। और हर पढ़ाई का नहीं बल्कि वो इल्म जो अल्लाह के नाम के साथ शुरू हो, यानी वो इल्म जो आपको ज़ाहिरात का इल्म भी अता करे और परवरदिगार आलम के साथ शनासाई का खूबसूरत रिश्ता जो है उसको भी मज़ीद गहरा करता हुआ नज़र आए, वो इल्म बंदे से अल्लाह को मकसूद है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम सीरत को देखते हैं तो एक सीरत के तालिब इल्म के तौर पे मुझ पर एक बड़ा खुशगवार एहसास मुझे मुंतकिल होता है। आप तसव्वुर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बस्ती में आए, मक्कातुल मुकर्रमा, उसकी आबादी 10,000 के करीब थी। उन 10,000 में शेर व अदब का ज़ौक़ तो बहुत लोगों का था, लेकिन लिखने पढ़ने की सलाहियत सिर्फ 16 या 18 लोगों को हासिल थी। 10,000 में सिर्फ 16 या 18 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हम रसूल इनकलाब कहते हैं, आपके इनकलाब की दीगर जहतों में सबसे नुमाया जहत जो है वो इल्मी इनकलाब का है, आगही के इनकलाब का। और उसकी दलील ये है कि वो मुआशरा जो सिर्फ 16-17 अफराद या 18 अफराद पर मुश्तमिल था जो लिखना पढ़ना जानते थे, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 63 बरस के बाद जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो सरकार पर ईमान लाने वालों की तादाद खुतबा हुज्जतुल विदा के मौके पर 1.25 लाख के करीब थी। और डॉक्टर हमीदुल्लाह की तहकीक के मुताबिक जब हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे उस रोज़ तक 1,44,000 से ज़ायद लोग मुसलमान हो चुके थे। अगर आप 1.25 लाख का इंसाई तसव्वुर करें तो वो मुआशरा जहाँ 16 या 18 लोग सिर्फ लिखना पढ़ना जानते थे, हुजूर की मेहनत का नतीजा ये था कि आज उन 1.25 लाख लोगों में से 1 लाख से ज़ायद लोग लिखना पढ़ना जानते थे। इससे अंदाज़ा होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ इल्म के हवाले से, इल्म की तरवीज व अशात और तहसील के हवाले से कितनी हौसला अफजाई पाई जाती है। मज़ीद भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर आपका शामिल गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, पेन मैनेजमेंट जो है एक बेसिक टर्म है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, हल्की सी सेंसेशन भी हमें कहीं फील होती है तो हम कहते हैं हमें इस जगह पे दर्द हो रहा है। सबसे पहले द टर्म पेन ये है क्या, और जिस चीज़ को हम पेन के नाम से जानते हैं वो दरअसल वाकई पेन है या हम समटाइम मिसकंसेप्शन का भी शिकार हो जाते हैं? बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, असल में ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये सारी स्पेशलिटी, ये सारा कुछ बिल्कुल नया है। पेन एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने देखी नहीं, हाँ जी, नंबर 1।
नवरत दुनिया में कोई ऐसा आला आज तक नहीं बना जो किसी की पेन को मैयर कर सके। ब्लड प्रेशर मैयर हो सकता है, शुगर चेक हो सकती है, यूरिक एसिड चेक हो सकता है, पेन मैयर नहीं हो सकता। पेन की इंटेंसिटी आप मैयर नहीं कर सकते। इसलिए ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग है कि आप ये कह सकते हैं किसी को भी तुम्हें 1 रुपये में से कितनी पेन है, वो बताएगा जी मेरे 80 पैसे पेन है, 60 पैसे पेन है। फिर मेल और फीमेल की पेन के थ्रेशोल्ड में फ़र्क है। बंदे को शायद इतनी दर्द महसूस नहीं होती जितनी बंदे और खातून को महसूस होती है। सो पेन एक ऐसी चीज़ है जो एक समझने जैसे प्रेशर कुकर की एक सीटी समझ लें, विसल समझ लें, तो जो बताती है कि कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करो, नहीं तो अगला काम इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक और ख़राब है। बाकी जहाँ तक सर ने बात की अभी तालीम के मुतालिक, तो ये जितने नए इल्म हैं, ये बिल्कुल हम जो नया इल्म सीखते हैं ये सब तालीम ही है और क्या है। जो जब लेटेस्ट हम टेक्निक सीखते हैं ये भी सारी तालीम है। ये अल्लाह के नबी का हुक्म है कि आप नई से नई चीज़ सीखें। जैसे हम जो प्रोसीजर्स आज करते हैं, चंद साल पहले इसी की बड़ी बड़ी सर्जरीज होती थी, अब हम सर्जरी नहीं करते, 10 मिनट का प्रोसीजर करते हैं, आधा घंटा बंदा वहीं पर रुकता है, बेहोश नहीं करते, सुन नहीं करते, उठ के वो घर चला जाता है, अगले दिन वो घर चला जाता है। तो ये सब इल्म, तालीम और सारा वही है जो अल्लाह के नबी का हुक्म है। अच्छा डॉक्टर साहब, होता यह है कि पेशेंट समटाइम्स, हम सब ये अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कह रहे होते हैं कि हमें हल्का सा कहीं सर दर्द हो गया या कहीं भी पेन फील होती है तो हम फ़ौरन पेन किलर्स खा रहे होते हैं। इज़ इट ओके टू टेक दिस अमाउंट ऑफ पेन किलर? देखिए, ये जो 2-4 नाम हमारे घरों में पाए जाते हैं पेन किलर्स के, वो एक हद तक तो ठीक है। हेडेक हुई, सर दर्द हुई, जिसम में दर्द हुई, आपने एक गोली खा ली, चलो वो ठीक हो गई। हर चीज़ के लिए डॉक्टर के पास तो नहीं जाना चाहिए, ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती बुरी बात है। अगर आपकी आदत बन जाए कि रोज़ दवाई खाने की ज़रूरत पड़ गई या दवाई बढ़नी शुरू हो गई है, पहले 1 गोली खानी पड़ती थी, अब 2 हो गई, 2 की जगह 4 हो गई हैं, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, ये चीज़ें ख़तरनाक। अच्छा, ऐसा भी होता है जब बॉडी यूज टू हो जाती है आपकी एक टैबलेट से, तो फिर इफेक्ट करना भी बंद कर देती है, फिर आपको एक के बजाय 2 टैबलेट की ज़रूरत होती है, तभी जाके असर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन इस बात का मतलब ये भी तो है ना, कोई ऐसा अमल चल रहा है जो ठीक नहीं हो रहा, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, इसका मतलब कोई ऐसा मसला है कि हम कोशिश ये करें कि उसको ढांप दिया जाए। हम कॉज को देखने की कोशिश नहीं कर रहे, सिर्फ अपना जो टाइम गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेरी हम चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए, रूट कॉज की तरफ हम नहीं जाते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है उस पर करना। नाज़रीन, अभी छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद नदीम, इकबाल बाहू सब हमारे साथ हैं। एक कलाम उनसे सुनते हैं, फिर ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आज का मौजू हमारा तालीम की अहमियत पर हम बात कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि सारे पॉइंट्स इसमें कवर कर सकें, वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए। डॉक्टर साहब, तालीम को आजकल हमने सिर्फ महदूद कर दिया है कि तालीम हासिल करके आप अच्छा रोज़गार कमा सकते हैं। हम तालीम इसलिए हासिल नहीं करते हैं कि हम अच्छे इंसान बन सकें, मुआशरा बेहतर कर सकें, अपने मुल्क को बेहतर कर सकें। तो इसकी क्या वजूहात देखते हैं आप, और क्या तालीम हासिल करने का यही एक असल मकसद हमारे दीन ने बताया हुआ है? असल में हम एक शदीद किस्म की गलतफहमी का शिकार हो गए। हमारा मतम नज़र ये है कि रोज़गार जो है वो तालीम की डिग्री के साथ वाबस्ता हो गया, शायद इसके साथ मशरूत हो गया। नतीजा ये हुआ कि हर शख्स जो है वो एक डिग्री के ऊपर चंद हिस्से जो है उनको बढ़ाने के चक्कर में पड़ गया। हालांकि तालीम जो है वो तो तरबियत के बगैर ऐसी है जैसे एक जिस्म बगैर रूह के मौजूद हो। और आप ये देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो बशारत अता फरमाई, उसके अंदर अल्फाज का चुनाव देखें। हुजूर फरमाते हैं, और वालिदैन की तरफ से औलाद को जो कुछ पहुँचता है उसमें सबसे बेहतरीन तरबियत है। आप सरकार तालीम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते थे, हुजूर ने तरबियत का लफ्ज़ इसलिए कहा कि 1500 साल की इंसानों के शऊर ने इस बात का एतराफ़ किया। आज के ज़माने के माहिरीन ये बात बताते हैं कि तालीम की कमी तरबियत से पूरी की जा सकती है, लेकिन तरबियत की कमी तालीम भी पूरा नहीं कर सकती। तरबियत घर से ही आपकी शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये वालिदैन से, वालिदैन का जो है मैं समझता हूँ पहला फरीज़ा उनकी जिम्मेदारी है, फिर उनसे एक दर्जा आगे जाके असातिज़ा की तरफ जब बच्चे पहुँचते हैं फिर उनकी जिम्मेदारी है, महराब मिंबर मीडिया की जिम्मेदारी है, फिर इससे एक दर्जा आगे जाके टोटलिटी में पूरा मुआशरा मिलके आपको एजुकेट करता है। और फिर आप हमारे तालीमी मराकज़ जो हैं वो एजुकेशन के साथ साथ तरबियत पे भी काम करें, ट्रेनिंग भी उस तरह से कतई तौर पे नहीं। बहुत माजरत और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमारा निज़ाम तालीम इतना गैर अमलियत का शिकार है कि पहली क्लास से लेके PhD करने वाले स्टूडेंट तक वो उसे सड़क पार करने का सलीका नहीं सिखाता। एक अजनबी से फ़ोन पे कैसे बात करनी है और एक जानने वाले बेतकल्लुफ़ दोस्त से कैसे बात करनी है, उन दोनों के दरमियान जो एक बुनियादी करीना है, तहजीब है, वो तक हम तक मुंतकिल नहीं होती इस तालीमी निज़ाम से। उसका सबब यही है कि हमारे नज़दीक तालीम का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि रोज़गार का बेहतरीन असूल हो जाए और रोज़गार जो है उसे। लेकिन अब आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर
दुनिया बड़े एहतमाम के साथ दोबारा तरबियत की तरफ पलट रही है। अब लोग सिर्फ जब सिलेक्शन करते हैं, बड़े बड़े ओहदों का इंतखाब होता है, तो वो सिर्फ आपकी डिग्रियां नहीं देखते, क्योंकि कमोबेश डिग्रियों में तो सब लोग एक जैसे होते हैं। असनाद का ढेर तो हर आदमी के पास मौजूद होता है, लेकिन फिर वो ऑब्जर्वेशन के दौरान देखते हैं कि इनमें तरबियत के हवाले से कैसा है, मेंटल अप्रोच आपकी कैसे बड़ी काउंट करती है। चलो डॉक्टर साहब, एक और अहम मसला सोसाइटी का ये भी है, वैसे तो हम बहुत एडवांस हो चुके हैं इस मुल्क में, बहुत विमेन एम्पावरमेंट के सेशंस करवाए जाते हैं, सेमिनार्स होते हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे तबकात हैं जहाँ पर तालीम को जो है वो सिर्फ मर्द हजरात तक महदूद किया गया है, ख़ातीन इस बुनियादी हक से जो है वो महरूम है। ये बहुत, मैं समझता हूँ, बड़ा ही शर्मिंदगी का बायस है ये बात। वैसे भी हम सबको, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि इतना आगाही शऊर होने के बावजूद आलम ये है कि 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे आज भी हमारे स्कूलों से बाहर हैं। उनके लिए कोई उस तरह की हंगामी नौयत, मैं समझता हूँ हमारे यहाँ तो एजुकेशन की इमरजेंसी लगनी चाहिए, और ये सिर्फ हुकूमती सतह पर ही नहीं, घरों में भी इसके ऊपर फ़िक्रमंदी का इज़हार होना चाहिए और अमली स्टेप उठाने चाहिए। दीन रहमत जो है वो तो इल्म के उसूल के हवाले से मर्द और औरत की कोई तखसीस नहीं बयान करता। आप खुद देखें कि इस दीन का जितना सरमाया हम तक पहुँचा, उसका 1/3 से ज़ायद हिस्सा सिर्फ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हाथ से हम तक पहुँचा है। और फिर आप एक और बात देखें, हमारे यहाँ अमूमी तौर पर शादी के बाद एजुकेशन का रिवाज ना होने के बराबर रह गया, और उसकी एक हौसला शिकनी की जाती है कि भाई शादी होगी तो अब आगे क्या पढ़ना है। शायद इसका वो ये मतलब समझते हैं कि तालीम इसलिए थी कि एक बेहतर डिग्री के एतबार से एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है। अल्लाह के रसूल का तरीका तो ये है कि हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हज़रत उमर फारूक की जो साहबजादी हैं, जब आपका उनके साथ निकाह हुआ ना, तो अगली सुबह जो है हुजूर की एक सहाबिया हज़रत शिफा बिनत अब्दुल्ला, वो उनके लिए यमनी ऊद का तोहफा लेकर आई। तो जब उनको ऊद का तोहफा देने लगी और कहा कि सरकार दो आलम, मैं आपकी ज़ौजा को ये तोहफा दे रही हूँ, हुजूर ने फरमाया इनको इससे खुशी हुई होगी, लेकिन रात इन्होंने मुझे कहा कि मैं लिखना पढ़ना सीखना चाहती हूँ। तो अगर आप इनको लिखना पढ़ना सिखा दें तो इनको इस ऊद के तोहफे से ज़्यादा जो है वो खुशी हासिल होगी। नतीजतन शादी के बाद हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए सरकार दो आलम ने हज़रत शिफा का इंतखाब किया और उन्होंने उनको बाकायदा लिखना पढ़ना सिखाया। नतीजा उसका ये हुआ कि फिर इस इस्लामी तारीख को एक इतनी बड़ी मुहद्दिसा और एक इतनी बड़ी हाफिज़ा जो है वो हज़रत हफ्सा की शक्ल में मिली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए इस पर ज़रा, क्योंकि हम गुफ्तगू सब वाइंड अप करेंगे कि ऑब्वियसली अब हुकूमत उस तरह से तो कारआमद साबित नहीं हो पा रही है, तो हम बतौर शहरी और बतौर मुसलमान हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे इर्द हज़ारों बच्चे होते हैं जिन्हें हम रोज़ देखते हैं, वो तो चाइल्ड लेबर का शिकार है या वो स्कूल से बाहर है, तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल है। मुझसे यूनिवर्सिटी सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर ये सवाल किया जाता है और मैं हमेशा इसका एक ही हल तजवीज़ करता हूँ। इस माशरे के अंदर एक बड़ी तादाद पढ़े लिखे लोगों की मौजूद है ना, पूरी दयानतदारी से हम तय कर लें, आज से ये अहद करें और इसको सदका जारिया समझते हुए और इसको दीन का काम समझते हुए, दुनियावी फ़ायदा तो इसमें है ही, ऐसे दीन की तरफ से मिलने वाली जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी समझते हुए हर पढ़ा लिखा आदमी तय कर ले कि उसने एक पढ़ा लिखा मुफीद कारआमद शहरी इस मुल्क को देना है। आप अपने अपने अंदाज में एक एक बच्चा अडॉप्ट करते जाएंगे, हुकूमत की तरफ आपको देखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। चंद सालों के बाद ये जो कौम है, ये एक पढ़ी लिखी कौमों की सफ़ में एक नुमाया मकाम के साथ दुनिया के सफ़े के ऊपर नजर आएगी। मुआशरा बेहतर हो सकता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप इस चीज़ पे रोशनी डाल दीजिए, एक तो रहनुमाई भी कीजिएगा कि आजकल हमारे सोसाइटी में टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ये चीज़ें हमें लीड करती हैं सरदर्द की तरफ। अब सरदर्द की भी बहुत सारे इकसाम हैं, इसमें माइग्रेन है, क्लस्टर पेन है, फिर एक साइनसिस का पेन होता है, उसमें डिफरेंस क्या है और कैसे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। बड़ा अच्छा बेसिक सवाल है जी। और जो जहाँ तक तालीम और तरबियत की बात हो रही थी, मेरे ख्याल में हम जब कभी बाहर जाते हैं तो जिस चीज़ पे गौर किया जाता है, जोर दिया जाता है, उसको हम ग्रूमिंग कहते हैं कि जी बंदा कितना ग्रूम्ड है उतनी अच्छी उसको जॉब भी मिलेगी, उतना अच्छा इसको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, उतना अच्छा इसको मौके भी मिलेंगे। तो यही मेरे ख्याल तरबियत से मुराद ग्रूमिंग ही होगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होनी चाहिए। अच्छा, जो हेडेक की आपने जो बात की, हेडेक की वाकई 3-4 किस्में हैं और जो आजकल ख़ास तौर पर आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं हेडेक के, उसको कहते हैं आफ्टरनून हेडेक। आफ्टरनून हेडेक ये एक फिनोमेना है। इसका मतलब होता है कि जब आप 6 से 8-10 घंटे भूखे और प्यासे रहते हैं तो आपको 3-4 चीज़ें होती हैं बॉडी में। एक तो ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाता है, शुगर का लेवल लो होना शुरू हो जाता है, इसके बाद जो पानी की कमी होनी शुरू हो जाती है, इसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। और चौथी चीज़ जो होती है कि इंसान के अंदर जो निकोटीन, जो ख़ास तौर पे जो स्मोकिंग करते हैं या जो चाय पीते हैं, उनमें कैफीन की कमी होनी शुरू हो जाती है। ये चारों चीज़ें मिलकर हेडेक शुरू कर देती हैं। ये आफ्टरनून हेडेक होती है, जो आमतौर पर ज़ोहर और असर की नमाज
के बाद शुरू होती है। अच्छा। और उसमें सिर्फ होता है जैसे अब अफ्तार करेंगे वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अब अच्छा, अगला सवाल आप करें क्या, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब अफ्तार और सहर के दरमियान जितना भी टाइम है उसमें जितना पानी पी सकते हैं वो पानी पीते रहें, क्योंकि पानी की मकदार बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। नंबर 3, जब आप सहरी करने लगे तो उस वक्त आपको ये जो हैवी चीज़ें हैं, जो हम हैवी खाने खाते हैं, नान खाते हैं या फिर ड्रिंक्स लेते हैं, वो चीज़ें ना लें। जितनी सादा आपकी ग़िज़ा होगी उतना बॉडी को जो वाटर कंज्यूम नहीं होगा, ये सर दर्द और ये चीज़ें कम होंगी। तो डॉक्टर साहब, यंगस्टर्स में ना बहुत ज़्यादा मसला होता है माइग्रेन का, तो एक तो अवेयरनेस की भी कमी है कि कुछ लोगों को माइग्रेन नहीं भी होती है, हल्का सा पेन है तो वो समझते हैं कि शायद माइग्रेन हो रही है। सिम्टम्स क्या है माइग्रेन के, कैसे पता चले कि वाकई आपको माइग्रेन है या नॉर्मल हेडेक भी हो सकती है? माइग्रेन की 2-3 चीज़ें खास देखने वाली, एक तो ये 4 to 6 टाइम्स फीमेल्स में ज़्यादा होती है। जी हाँ। नंबर 2, माइग्रेन के अक्सर होने से पहले जिस पेशेंट को माइग्रेन उसको पता चल जाता है। अच्छा। यानी उसको थोड़ा सा महसूस हो गया मुझे कुछ दर्द होने वाली है, फिर आमतौर पे सर दर्द एक साइड पे होती है। एक साइड पे हाफ पे होगी, लेकिन कई लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिनको एक खास पॉइंट पे सर के ऊपर, सर के पीछे किसी जगह पे, टिपिकल जगह पे पेन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाती है। उस दौरान चंद चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मसलन शोर अच्छा नहीं लगता, रोशनी अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा अगर थकावट हो तो उसमें वो बंदा और ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। यानी मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स हैं जो हर दफ़ा हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा होने शुरू हो जाए तो ये नॉर्मल हेडेक नहीं है, ये माइग्रेन हो सकती है। अच्छा, जोड़ों का दर्द हम पहले सुनते थे कि सिर्फ बुजुर्ग हजरात तक ही महदूद होता था, लेकिन आजकल ये दर्द भी जो है हमें देखने में आता है, बच्चों को हो रहा होता है, यंगस्टर्स को ये मसाइल का सामना है, तो इसकी क्या वजूहात है और कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं? इसकी देखिए 2 सिंपल वजूहात हैं। एक तो हमारे जितनी एक्सरसाइज हम लोग बचपन में करते थे, जो स्पोर्ट्स हम आजकल बचपन में खेलते थे, वो जो फील्ड स्पोर्ट्स हैं फिजिकल एक्टिविटी वो नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो हमारे मसल्स और जोड़ दोनों में स्ट्रेंथ ही नहीं है। नंबर 2, जो हमारी आजकल डाइट है, चाहे वो फ्राइड फूड है, फिजी ड्रिंक्स हैं, ये वो तमाम चीज़ें वो हैं जो नॉर्मली घरों में नहीं होती थी, और ये वो चीज़ें हैं जो आपके जिस्म को, आपकी बॉडी को, मसल्स को, जॉइंट्स को, किसी भी चीज़ को मजबूत नहीं रहने देते। तो ज़रा सा भी स्ट्रेस है वो फिर पेन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और बेसिक सवाल ये है कि आसाबी कमज़ोरी भी जो क्या है वो आपको दर्द की तरफ लीड कर सकती है, क्योंकि मोस्टली यही होता है कि आपका ब्रेन जो है वो मैसेज आपको दे रहा होता है कि आपको यहाँ पे पेन है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप आसाबी तौर पर इतने कमज़ोर हैं कि वो इतनी पेन नहीं भी होती है, लेकिन शायद मैसेज इतना स्वेयर है कि आपको ज़्यादा पेन फील होती है, तो ये फैक्टर भी हो सकता है। जी बिल्कुल है, बेसिकली ये स्ट्रेस है सारा। जब उसका आसाबी कमज़ोरी कह लें, बेसिकली स्ट्रेस है, और स्ट्रेस हर बीमारी का बायस बन सकता है। उसमें दर्द भी शामिल है, उसमें थकावट भी शामिल है, उसमें सुस्ती भी शामिल है, उसमें काम ना करना भी शामिल है, थोड़ी सी मिजाज भी बंदे का ख़राब होना शुरू हो जाता है, इरिटेट जल्दी हो जाता है। ये तमाम चीज़ें मिलकर बॉडी की समझे की जो ताकत है वो कमी आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। बॉडी की स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों कम हो जाते हैं। लाइफस्टाइल डॉक्टर साहब किस हद तक पैटर करता है आपकी रोज़मर्रा की रूटीन में भी? हम देखते हैं कि हम उस तरह से अपना ख्याल नहीं रखते हैं, और लाइफस्टाइल शायद हम ये समझते हैं कि शायद लग्जरियस लाइफ गुजारना शायद एक लाइफस्टाइल है, आपकी आदत व खसाइल ही आपकी लाइफस्टाइल बनाती हैं, तो वो किस हद तक मुतासर करता है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को? आप उर्दू बहुत खूबसूरत बोलती हैं, पहली बात। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अच्छा बिल्कुल ठीक है जी। लाइफस्टाइल से मुराद होती है कि अगर आप अपने किसी अजीज़, अपने समेत और मेरे समेत अपने तमाम पेशेंट से पूछें कि आपके खाने का टाइम फिक्स है कि नहीं, उसका जवाब है कि नहीं। आपके सोने का टाइम फिक्स है कि नहीं जी, नहीं है। कोई रेगुलर एक्सरसाइज है कि नहीं, 90% का जवाब होता है कि नहीं है। यही आपका लाइफस्टाइल। अगर हम टाइम पे खाते नहीं, टाइम पे सोते नहीं, एक्सरसाइज हमारी है कोई नहीं, फिर हम जो फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते रहते हैं, हमारे सारे जिस्म के एंगल, बॉडी के एंगल, स्पाइन के एंगल वो तमाम के तमाम ठीक नहीं रहते, तो ये तमाम एंड अप इन पेन। ठीक है। वक्त पर सोना, वक्त पर खाना, और किस टाइम क्या खाना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो लाइफस्टाइल आपका बहुत मैटर करता है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मोहम्मद नदीम इकबाल बाहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह हुसैन की काफ़ी हमें सुनाएंगे जी। बिस्मिल्लाह कीजिए बाहू साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर में रहने वाले लोग वक्त इफ्तार की तरफ जो है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। महविश ने इसी के मद्देनज़र अपनी इफ्तारी जो है वो तैयार मुकम्मल रेडी कर लिया। सबसे पहले महविश, जो स्पेनिश पास्ता आपने बनाया, पास्ता वैसे हर फॉर्म में
लाजवाब आप बनाती हैं। हाँ, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, लेकिन ये एक स्पेनिश पास्ता महवेश ने बनाया। महवेश, सबसे पहले तो इसकी रेसिपी क्विकली आप शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने इसमें लिया है पैने पास्ता लिया है, इसको मैंने एक पानी में मैंने बॉईल कर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल है, थोड़ा सा नमक है। इसको अच्छे से बॉईल करने के बाद इसको मैंने स्टेन कर लिया है, ऊपर से ठंडा पानी डाल दिया है। उसी के साथ साथ दूसरे पैन में डालडा कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैंने बोनलेस चिकन लिया है जो कि मैंने सबरोसो का लिया है। उसको अच्छे तरीके से उसमें कुक किया है। 1 चम्मच मैंने चॉप गार्लिक डाला है। आप लहसुन का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको मैंने कुक करना, जैसे थोड़ा सा गल जाए इसमें मैंने 1 कप जो पालक है उसको अच्छे से वॉश करके, बाद में वो 1 कप बनी, तकरीबन वो आधी गट्ठी होती है, ठीक है। उसको आपने अच्छे से वॉश करके उसको बॉयल करके ब्लेंड कर लेना है। वो मैंने इसमें ऐड किए। टोमेटो पेस्ट मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऐड किए हैं। अच्छे से मैंने इसकी ग्रेवी बनाई है। चिकन, टोमेटो पेस्ट और जो पालक है उसके साथ हमें नमक और काली मिर्च और ऑरिगेनो इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसमें डाला है सोया सॉस। उसके बाद इसमें मैंने ऑल पर्स की जो फ्रेश क्रीम है वो ऐड की है, और साथ में मैंने पास्ता डाल के और 1 कप मैंने ऑल पर्स का दूध डाला है, क्योंकि ये जो पास्ता है जैसे ही ये ड्राई होता है तो ये एकदम स्टिकी होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप तकरीबन 1 या 1.5 गिलास जो है इसमें दूध डाल सकते हैं। नमक, काली मिर्च आप हस्बे ज़रूरत डालें। अच्छे से मिक्स करें और इसको आपने सर्व करना है। आप इसको ऑरिगेनो का इस्तेमाल भी आपने किया जी। ऑरिगेनो में समटाइम मिस्टेक ये होती है कि हम अगर पहले ऑरिगेनो डाल दें और ज़्यादा पक जाए तो होता है कि इसमें कड़वा टेस्ट हो जाता है। तो कितनी देर पहले ऑरिगेनो? ये बिल्कुल जैसे आपने इसको डिश आउट करना है उसके ऊपर आपने स्प्रिंकल करना है और फौरन आपने इसको निकाल दें, क्योंकि ऑरिगेनो को पकाने की जरूरत नहीं, ये एक हर्ब है। बिल्कुल, ठीक है ना। हर्ब को इतना ज़्यादा कुक नहीं किया जा सकता, उसकी अफादियत भी कम हो जाती है, फिर टेस्ट भी वैसे कड़वा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो सेकंड हमारी रेसिपी है वो है खजूर सवैयाँ। इसमें मैंने जो सवैयाँ ली हैं वो ऑलरेडी रोस्टेड थी, ये आपको बाजार से इजीली मिल जाएंगी। आपने इसको अच्छे से भूनना है। डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून लिया है, उसको अच्छे से मैंने भूना है। उसमें मैंने इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, आप इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऑल पर्स का दूध डाला है, और ऑल पर्स के दूध में 1 गिलास में मैंने तकरीबन 8 से 10 खजूरें हैं उनको अच्छे से ब्लेंड किया है, वो मैंने डाला है। मैंने इसमें शुगर का इस्तेमाल नहीं किया, आप इसमें खोया ऐड करें और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के बाद जैसे ही थोड़ा दूध इसका रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ड्राई करके ही इसको पैन में से निकालेंगे तो 10 से 15 मिनट के बाद वो बिल्कुल रबर की तरह हो जाएगी सवैयाँ। तो महवेश, आपने ना ख्याल रखते हुए ईद का भी, फिर वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंज ओवर का भी, उसके बाद साथ ड्रिंक भी बना लिए और रिवायती खाने भी, अब हम उसकी तरफ बढ़े। नाज़रीन, मैं आपके साथ शेयर करूं कि मास्टर मल्टीफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छी ऑफर लेकर आ रहा है, रमज़ान असली रिप्लेसमेंट ऑफर। और आप इसके तहत कर ये सकते हैं कि अपना कोई भी पुराना या गैर मयारी फॉर्म मैट्रेस जो आप घर में यूज़ नहीं करते हैं वो यहाँ पे ले जाके एक्सचेंज करके एक नया मल्टीफॉर्म जो है वहाँ से हासिल कर सकते हैं। और एक और ऑफर पिज़्ज़ा मैक्स की जानिब से लगाई गई है कि आपने इनकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इनकी एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई भी ऑर्डर करते हैं उस पर 50% डिस्काउंट आप हासिल कर सकते हैं, और पाकिस्तान का नंबर 1 पिज़्ज़ा यहाँ से हासिल करके अपने इफ्तार को मज़ीद डिलीशियस भी बना सकते हैं। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे वक्त से है, लेकिन अभी आपको यहाँ से लेके जाएंगे तैयब की जानिब। तैयब दिखाएंगे कि लाहौर में किन मकामात पर इफ्तार के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं। उसके बाद शहर कायद भी चलेंगे, वहाँ से भी आपको दिखाएंगे कि शहर कायद में रहने वाले लोग अपने इफ्तार को मज़ीद अच्छा कैसे बना रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह वक्त सहर आप लोगों से मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।